अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया विच इज़ द ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन ट्रांसड्यूसर्स। फ्लो सेंसेस हम टर्मिनेट कर चुके हैं, उनको ख़त्म कर चुके हैं, उनके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखे। आपको असाइनमेंट भी भेज दी गई है, 1 मई को उसकी ड्यू डेट है। और कल हम एक लाइव सेशन करेंगे जिसमें आप उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन ट्रांसड्यूसर, जो कि डेली लाइफ में आप काफ़ी सारे यूज़ करते हैं, उनके वर्किंग प्रिंसिपल और ये सारी चीज़ें हम आज की स्लाइड्स में देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि वाई वी नीड मोशन ट्रांसड्यूसर और किस किस तरह के मोशंस होती हैं और जिनको मेजर करने के लिए हमें मोशन ट्रांसड्यूसर्स की ज़रूरत पड़ती है। बहुत शुरू में हमने अपने लेक्चर्स में देखा था, बिफोर लॉकडाउन सबसे आई थिंक शुरू के टॉपिक्स थे, उसमें हमने सेंसर और ट्रांसड्यूसर का फ़र्क भी देखा था। सेंसर क्या होता है? जो खाली किसी भी चेंज को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, वेयर एज ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि वो चेंज को डिटेक्ट भी करता है और एक टाइप ऑफ मोशन को एक टाइप ऑफ इनर जो भी आपके पास जिस चीज़ को मेजर कर रहा होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। हर डिफरेंट सिस्टम हमारे अराउंड होते हैं जो कि एग्जिबिट कर रहे होते हैं हर तरह तरह की मोशन। कुछ मोशन को हम डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी की फॉर्म में, एक्सेलरेशन की फॉर्म में। अब मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में भी हो सकती है, जिसको हम ट्रांसलेशनल मोशन कर सकते हैं, और अगर रोटेशन में हो रही हो तो हम जो किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही हो तो हम उसको रोटेशनल मोशन भी कह सकते हैं। इसी तरह कि आपके पास जो वेलोसिटी होती है और एक्सेलरेशन होती है वो लीनियर भी होती है और एंगुलर भी होती है। जो लीनियर होती है उसको हम ट्रांसलेशनल वेलोसिटी कहते हैं, जो एंगुलर होती है उसको हम रोटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। इसी तरह एक और क्लास है मोशन की जिसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। हमने अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं डेली लाइफ में जिनमें ना तो कोई लीनियर मोशन हो रही होती है, ना उसमें कोई रोटेशनल मोशन हो रही होती है, बल्कि उसके अंदर वाइब्रेशन इंड्यूस हो रही होती है। और वाइब्रेशन जो है वो हार्मोनिकली हो रही होती है, जो जिसको हम ट्रांसलेशन मोशन से कोरिलेट कर सकते हैं। फिर इसी तरह शॉक, कुछ चीज़ें जो होती हैं आपके पास जो है वो शॉक प्रोड्यूस कर रही होती हैं और इसको लिंक किया जाता है एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन से। जैसे कि कोई अगर चीज़ ग्रेविटी के इफेक्ट से ग्राउंड की तरफ आ रही हो, ठीक है, तो वो डिफरेंट फिनोमिनाज हैं हमारे डेली लाइफ में। तो इनमें से इन इन डिफरेंट तरह की मोशंस को, हार्मोनिक मोशन को, शॉक को, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इनको मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ट्रांसड्यूसर्स मौजूद हैं। ठीक, अच्छा, अब हम देखते हैं कि आगे किस तरह के हैं और इनको हमें किस तरह मेजर करना है। सबसे पहले हम ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर की बात करते हैं। तो ये क्या कर रहे होते हैं? ये वो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहे होते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है। ठीक है, और ये एज अ प्राइमरी एक टर्म यूज होती है, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, और एक होती है सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। अब इन दोनों में हमें फ़र्क पता होना चाहिए, यानी कि ये कोई ऐसा सेंसर होगा जो डायरेक्टली आउटपुट में वो चीज़ दे रहा होगा जो दरकार है, लेकिन कोई सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होता है कि वो आउटपुट पे कोई ऐसी चीज़ डायरेक्टली नहीं दे रहा होता, इनडायरेक्टली हम उससे वो चीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आउटपुट नहीं दे रहा होता, इनडायरेक्ट आउटपुट दे रहा होता है, यानी कि किसी और चीज़ की टर्म्स में दे रहा होता है और फिर वो जो चीज़ आउटपुट में दे रहा होता है उससे भी डिराइव द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब जो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है उसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर, जिनको हम एलवीडीटी कहते हैं। और ये जो डायरेक्टली जो आउटपुट दे रहे होते हैं
उसमें डिस्प्लेसमेंट ही दे रहे होते हैं। इनको अभी हमने आगे आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कस करना है, तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आई विल प्रोवाइड यू। फिर कुछ ऐसे ट्रांसड्यूसर होते हैं जिनको सेकेंडरी कहा जा रहा होता है कि वो कोई और आउटपुट दे रहे होते हैं जिससे हम इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू रिमेंबर बेलोस जो कि प्रेशर में आपने पढ़े थे, प्रेशर सेंसर्स जब हम पढ़ रहे थे, तो ये क्या करते हैं कि बेलोस को अगर आप L प्लस LVDT साथ हो तो ये क्या कर रहा होता है, इट मेजर्स प्रेशर इन द टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होता है, तो वो भी हम देखेंगे। अच्छा, फिर सबसे पहले मोशन में एक एग्जांपल जो है हमारे पास, वो क्या है, मैकेनिकल स्विच। सिंपल कॉन्टैक्ट टाइप ट्रांसड्यूसर होता है जो कि क्या कर रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है और उसको किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और मैकेनिकली ऑपरेटेड स्विच की फॉर्म में भी आउटपुट जनरेट कर सकता है। और अगर आप नॉन लैचिंग स्विचेस जो हैं देखें आपके अराउंड में, तो वो भी बहुत कॉमन एप्लीकेशंस में नजर आते हैं। अब स्विचेस के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम होता है, वो होता है बाउंसिंग का। ठीक है, अब बाउंसिंग क्या होती है, उसके लिए हमें डी बाउंसिंग अरेंजमेंट्स करनी पड़ती हैं। थ्रू इट कुड बी डन ईदर वेज, सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हो सकती है और हार्डवेयर के थ्रू भी हो सकती है। अब बाउंसिंग होती क्या है कि आप जब स्विच का एक पुश बटन हो या टॉगल करने वाला स्विच हो, जिस पर जब भी आप वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो उसमें दोनों ऑन ऑफ मोड में चेंज आता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर शिफ्ट आता है ना, उसके एम्पलीट्यूड में, उसके ऑपरेशन में, यानी कि जैसे उसके ड्यूटी साइकिल में 50% ऑन है 50% ऑफ है, तो उसमें एक शिफ्ट आता है। वो बहुत ज्यादा जब आप उस बटन को प्रेस करते हैं, उस प्रेस करने की वजह से उसमें बाउंसिंग का फिनोमेना आ जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से उसके आउटपुट में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, तो उसको कैटर करने के लिए हमें डी बाउंसिंग करनी पड़ती है। डी बाउंसिंग कुछ स्विचेस में यूजिंग सॉफ्टवेयर होती है और कुछ में हार्डवेयर होती है। सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि हम 10 या 20 मिली सेकेंड्स या 15 मिली सेकेंड्स का वेट डलवा देते हैं, और फिर नेक्स्ट प्रोसेस से पहले, मतलब एक स्टेप करने के बाद फिर इस तरह हम थोड़ा डिले डाल देते हैं, क्योंकि अगर कंटिन्यूस उसमें स्विचिंग हो रही है या स्विच को प्रेस किया जा रहा है तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो खराब हो सकती है। हार्डवेयर में क्या किया जाता है, TTL का एक लैच सर्किट लगा दिया जाता है, और उस सर्किट की जो आउटपुट है वो उसी वक्त चेंज होती है कि अगर TTL लेवल सिग्नल से उसकी इनपुट को चेंज किया जाए, तो इससे भी थोड़ा बहुत डिले आ जाता है। तो कंटिन्यूअस मोशन ऑफ द स्विचिंग डजंट हैपन, उसकी वजह से ये फिनोमेना कैटर हो जाता है। कुछ पिक्चर्स अगर आप देखें तो जो है मैकेनिकल स्विचेस की, वो इस तरह की हैं, मार्केट में अवेलेबल। माइक्रो साइज के भी होते हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं, बटन ऑपरेटेड होते हैं, टॉगल करने के लिए होते हैं, काफी सारे होते हैं। अच्छा, फिर एक कॉमन एग्जांपल है हमारे पास, अगर आप देखें तो वो है रेजिस्टिव पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर हमें सबको पता है कि उसके ऊपर एक नॉब लगी होती है, उसको चेंज करने से जो है देयर इज अ चेंज इन रेजिस्टेंस, और उससे उसकी आउटपुट चेंज हो रही होती है। इसमें क्या होता है कि एक वेरिएबल आर्म लगी होती है, ये जिसको हम ये कह रहे हो, ये वाला डिफरेंट तरीके की शेप्स और साइजेस में अवेलेबल है। अब ये क्या कर रहा होता है, इसके अंदर जो एलिमेंट होता है, मेन जो एलिमेंट होता है वो रेजिस्टिव मटेरियल का होता है, और उसके ऊपर एक वेरिएबल आर्म लगी होती है। कुछ केसेस में ये होता है कि वो कोई एक सरफेस होती है उसके ऊपर स्लाइड कर सकती है, कुछ केसेस में होता है कि वो रोटेट कर सकती है। अब जिस भी चीज की आपने मोशन मेजर करनी है, अगर आपने उसकी डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी है, उसको आप इस पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट कर देते हो। अच्छा, अगर उसकी सर्किट डायग्राम हम देखें तो वो कुछ इस तरह की होगी। पोटेंशियोमीटर को V ऑफ S के साथ कनेक्ट कर देते हो, और क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज या जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट वोल्टेज है वो चेंज होगी। ये पोटेंशियोमीटर आपके पास, ये अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये उस एलिमेंट की रेजिस्टेंस है। एक उसका टर्मिनल A है जो कि आपके पास VS के साथ कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल है उसका B जो कि VS के साथ कनेक्टेड है। अब आप इसको राइट की तरफ मूव करें या लेफ्ट की तरफ मूव करें, और उससे जो डिस्टेंस है बिटवीन AC एंड BC इट वुड बी चेंज। तो उसको चेंज करने के लिए जो भी आपके पास आपने आउटपुट वोल्टेज फाइंड करनी होगी, उसको आप कैसे करोगे, वो इस फॉर्मूले के थ्रू करोगे। ठीक है, इससे यू जनरेट द आउटपुट वोल्टेज, और उसको आप अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट कर लेते हो इनटू डिस्प्लेसमेंट।
इसमें जो है एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो पोटेंशियोमीटर होते हैं उनके अंदर डिफरेंट तरह के कंपोजिशन के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। कुछ कार्बन के बने होते हैं, कुछ प्लास्टिक फिल्म के होते हैं, कुछ मेटालिक वायर लेमिनेटेड होते हैं और उसमें कॉन्टैक्ट पॉइंट दिया होता है। तो डिफरेंट होते हैं, रेंजेस डिफरेंट होती हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स के लिए ये यूज होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि जो रेजिस्टिव पोटेंशियोमीटर है वो डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट कोटिंग ऑफ मटेरियल में हमारे पास अवेलेबल है और इनकी वैल्यूज भी डिफरेंट है और डिफरेंट एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें कोई ये एक खास कैटेगरी में नहीं आते। अच्छा जी, अब क्या हुआ है, आगे चलते हैं। अच्छा, और इसमें एक और चीज जो नोट करने वाली है, ये लाइक आई टोल्ड यू कि ये आपको काफी नजर आते हैं डेली लाइफ में यूज होते हुए, लेकिन इसमें यह है कि हमने थोड़ा सा ये भी देखना है कि इनमें माल फंक्शन का प्रोड्यूस हो सकता है, क्योंकि इनकी आर्म मूवेबल होती है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वही होता है। लेकिन अगर इसके अंदर नीड्स अगर आप देखें बहुत ज्यादा डस्टी इन्वायरमेंट में ये हो और उसमें इसका जो है वो यूजेज हो और बहुत ज़्यादा इसकी मेंटेनेंस का ख्याल ना रखा जाए, तो क्या होगा विद टाइम जो है उसके अंदर डर्ट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगी। एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होगा, जो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है विद द रजिस्टर, जो नॉब है उसका वो हट जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर भी आपके पास आउटपुट में एरर आ जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट जो कैलकुलेट हो रही होगी दैट वोंट बी ओके। मैकेनिकल स्विच बाउंसिंग करने की वजह से क्या होता है, इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया मैकेनिकल स्विचेस में इसके अंदर भी बाउंसिंग का एलिमेंट होता है और इससे भी जो आउटपुट आपके पास आ रही होती है दैट इज नॉट प्रेडिक्टेबल। अच्छा, अब ट्रांसलेशन मोशन तो हमें पता चल गई कि दैट इज इन द स्ट्रेट लाइन। लीनियर ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा होता है, वो आउटपुट को मेजर कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, और नाम से हमें पता चल रहा है कि अगर कोई लीनियर ट्रांसड्यूसर है तो वो जो है उसकी आउटपुट जो जनरेट हो रही होगी वो लीनियर टू द इनपुट होगी। या मगर एक अगर आप लीनियर ट्रांसड्यूसर को इनपुट जो है वो लीनियर दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन में ही हो। ठीक है, जैसे कि एक पोटेंशियोमीटर जो है अगर आपके पास वो लीनियर है, उसकी एक वेरिएबल आर्म है जैसे हमने पीछे भी देखा, वो थोड़े जब आप उसको चेंज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली सेम चेंज इन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर सके, वो हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंट भी कर सकती है। और पोटेंशियोमीटर लाइक आई टोल्ड यू बिफोर कि सिर्फ स्ट्रेट उसके लिए नहीं होते, स्ट्रेट मोशंस के लिए नहीं होते, इट इज आल्सो फॉर रोटेशनल मोशन, कि जो भी रोटेशन जनरेट हो रही है वो लीनियर है। तो ये लीनियर जो है ट्रांसलेशन में भी हो सकते हैं और नॉन उसमें भी हो सकते हैं, रोटेशनल मोशन में भी। अब इस तरह नॉन लीनियर पोटेंशियोमीटर भी एग्जिस्ट होते हैं और उसका ये मतलब नहीं है कि वो रोटेशनल पोटेंशियोमीटर्स होते हैं, उनका ये मतलब है कि जब वो आउटपुट जनरेट कर रहे होते हैं, नॉन लीनियर पोटेंशियोमीटर का मतलब होता है कि जब आप रेगुलर इनपुट दे रहे हैं तो जो भी आउटपुट आ रही है वो रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल आप 5 अप्लाई करते हैं इनपुट तो आपके पास 20 आ रहा है, ठीक है, और अब इसके रिस्पेक्ट से अगर आपने 10 अप्लाई कर दिया तो 25 है। सो दिस इज अ नॉन लीनियर बिहेवियर। तो आपने ये नहीं समझना कि जो लीनियर पोटेंशियोमीटर है उसका मतलब है कि वो सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन को डील कर रहा है और जो नॉन लीनियर पोटेंशियोमीटर है वो रोटेशनल मोशन को डील कर रहा है। लीनियर का ये मतलब है कि जब आप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो वो लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू इनपुट चेंज कर रहा है, और नॉन लीनियर का मतलब है कि जो भी इनपुट अप्लाई होने पे आउटपुट में चेंज आ रहा है दैट इज नॉट एज कंपेयर टू द व्हाट इनपुट इज अप्लाइड, यानी उसमें डिफरेंट चेंज आ रहा है। ठीक है, तो उसको आपने रोटेशनल ट्रांसलेशन से कंफ्यूज नहीं करना। तो लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर जो है, ये वाला जो सेंसर है जिसकी ये कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम दी हुई है, ये एक बहुत कॉमन यूज होने वाला सेंसर है। इसको लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर भी कहते हैं और लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। ये आता है इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर की कैटेगरी में। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें एक आपके पास कोर होता है जिसको हम ये वाला देख रहे हैं। ठीक है, सेंटर में एक कोर होता है और वो एक कॉइल के थ्रू पास हो रही होती है जो कि कनेक्टेड होता है
उन पार्ट के साथ जिसके अंदर मोशन प्रोड्यूस होनी है, जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होनी है, जिसको आपने मेजर करना है। अब आउटपुट कैसे जनरेट हो रही होती है? मैग्नेटिक कपलिंग, एक प्राइमरी कॉइल होता है, यहाँ पे एक सेंट्रल आपके पास कोर होता है, एक तरफ से वो प्राइमरी कॉइल के साथ कनेक्टेड होता है, दूसरी तरफ से जो सेकेंडरी कॉइल के साथ होता है। अब जो भी मैग्नेटिक कपलिंग में चेंज आ रहा होता है वो क्या कर रहा होता है, जो चेंज इन ड्यू टू मैग्नेटिज्म, जो भी जो चेंज आ रहा होता है उसको मैकेनिकल मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट किया जा रहा होता है और डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया जा रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि जो प्राइमरी कॉइल है वो उसको कौन मूव अराउंड कर रहा होता है, उसको इनपुट क्या मिल रही होती है? इट इज थ्रू एन ऑसिलेटर। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है उसकी वजह से आपके पास जो कोर है, ये कोर जो है ना मूव कर रही होती है, और ये इन दी एंड किसके साथ कनेक्टेड होती है? ये उस चीज के साथ कनेक्टेड होती है जिसकी आपने आउटपुट मेजर करनी होती है, जिसकी आपने डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी होती है। अगर कोर आपकी ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो क्या होगा? ये वाली ऊपर वाली जो सेकेंडरी कॉइल है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसको V1 से रिप्रेजेंट किया है, और जो नीचे वाली कॉइल है उसके क्रॉस जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसको V2 से रिप्रेजेंट किया। तो अगर आपकी ये कोर है और इसमें जब फ्लक्स जनरेट हो रहा है और आपके पास ऊपर की तरफ ये मूव कर रही है तो क्या होगा? V1 की वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी और V2 की वोल्टेज जो है वो क्या होगा? फ्लक्स लिंकेज कमजोर होगा इसका कोर के साथ, तो V2 की वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और जो आउटपुट वोल्टेज यानी कि V आउट जो आपके पास आ रहा होगा वो किस केस में आएगा? वो आ रहा होगा इनके चेंज पे आ रहा होगा, इनके डेल्टा से आ रहा होगा। ठीक है। और आउटपुट वोल्टेज इस पे भी डिपेंड कर रहा होगा कि जो ऑसिलेटर से आप फ्रीक्वेंसी जो जनरेट कर रहे हैं वो कितनी है और वोल्टेज का एम्पलीट्यूड कितना है। ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वोल्टेज Vx और इसका जो है किस फ्रीक्वेंसी पे कर रहे हैं। और अगर आपकी कोर जिस तरह सेंट्रल पोजीशन में होगी या इस पोजीशन को हम नल पोजीशन भी कहते हैं, तो उस केस में आपकी आउटपुट वोल्टेज जो है वो 0 होगी, और आउटपुट वोल्टेज का सिग्नल जो है आपके पास वो हाई या लो तब होता है जब आप यहाँ से इसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस कर रहे होते हो। ठीक है। यहाँ से किसी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड पे वोल्टेज जनरेट कर रहे होते हो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा होता है, उसके हिसाब से कोर या ऊपर जाता है या नीचे जाता है। लेकिन जब नल पोजीशन पे होता है तो कोई आउटपुट जनरेट नहीं हो रही होती, लेकिन जब ये इसमें जो चेंज आ रहा होता है ना आउटपुट में, दैट इज ऑलवेज 180 डिग्री के फेज पे। और सेकेंडरी कॉइल की जो डायरेक्शन होती है, अरेंजमेंट ऑफ द सेकेंडरी कॉइल means that the voltage is induced in each of them in opposite polarity। ठीक है। और इसको मेजर करने का यही आपके पास फॉर्मूला है। इन दोनों का डेल्टा कैलकुलेट करते हो और इसमें एक फैक्टर होता है G जो कि डिफाइन कर रहा होता है इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी को। अच्छा, अब एक और तरीका ये है कि इसमें कौन कौन सी जो डेडिकेटेड आईसीज मार्केट में अवेलेबल है वो इनको यूज करने के लिए, वो है AD698 और एक और मशहूर आईसी है दैट इज NE5521। ये LVDT ड्राइव के लिए यूज होती है। अब इसकी सेंसिटिविटी लाइक आई टोल्ड यू जी से रिप्रेजेंट होती है, किस फॉर्म में होती है? मिली वोल्ट्स में, मिलीमीटर में। अब इसमें भी बहुत सारी वेरिएशन अवेलेबल है कि ये छोटे डिस्प्लेसमेंट्स को मेजर करने के लिए होता है। ठीक है। ये एक महंगा सेंसर है और इसकी रेंज जो है वो 0.25 मिलीमीटर से लेकर 250 मिलीमीटर तक है, तो ये काफ़ी छोटे स्केल की डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट है। और इसमें जो ड्राइव फ्रीक्वेंसी है वो 1 से लेकर 10 किलोहर्ट्ज तक की है एज एन इनपुट। अगर आप इसमें ये जेनेरिकली जो है ये आपके पास ये रेंज अवेलेबल है, लेकिन कुछ इसके स्पेशल वर्जन्स हैं जो कि इससे भी छोटी डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने में यूज हो सकते हैं। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल बस आपको देखना जरूरी है, बाकी डिपेंडिंग अपॉन इट्स अरेंजमेंट एंड एवरीथिंग, तो इसमें डिफरेंट जो है कॉन्फ़िगरेशन के डिस्प्लेसमेंट सेंसर्स मौजूद हैं एलवीडीटी में। और कुछ अगर आप देखें तो ये मार्केट में अवेलेबल जो है उनकी शेप जो है कुछ इस तरह की है। ठीक है। उसके अंदर हम देखें तो ये इसकी टिप है, ये केबल है जिसके साथ कनेक्ट होगा आगे जो भी सेंसर है, ये मैग्नेटिक कोर है, ये ज़ाहिर है इसका साइड व्यू है जिससे आप इतना बेहतर तरीके से इसको देख नहीं सकते, लेकिन वो जो ये वाली डायग्राम है दिस इज द फंक्शनल डायग्राम की ये किस तरह काम कर रहा है।
अच्छा जी, उसके बाद एक और आपके पास है इम्पोर्टेंट रोटेशनल मोशन ट्रांसड्यूसर, जिसको हम कहते हैं शाफ्ट इनकोडर। अब इसमें क्या होता है, ये एक आईसी गिवन है इसमें, ये बिल्कुल इसकी शेप जो है वो अगेन ये रोटेशन मेजर करने के लिए यूज हो रही होती है, और इसमें एक पोटेंशियोमीटर लगा होता है। लीनियर नहीं होता है, क्योंकि ये लीनियर अगर होता ना, लीनियर आउटपुट को मेजर करने के लिए, तो इसका जो स्केल होता है ना वो स्लाइडिंग होता है। ये रोटेशन को मेजर करने के लिए तो दैट इज अ नॉब, ठीक है। तो ये नॉब की मदद से जो है वो रेजिस्टेंस में इसकी किया जा रहा है। और ये जो डायग्राम लगी हुई है ये क्या है, एक ऑर्डिनो कंपैटिबल आपके पास रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर है, और उसके अंदर जो है वो ऐसी कुछ बिल्ट इन डिस्क होती है। वो काम किस तरह करती है कि एक डिस्क होती है, उसके अंदर ना इक्वल इंटरवल्स पे आपके पास जो है कॉपर के पैचेस डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। और दो छोटे छोटे अगर आप देखें सर्कल, जिनको हम आउटपुट कहते हैं, आउटपुट पिन कहते हैं, वो होते हैं उसके अंदर। और वो है, एक को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आपके पास डिस्क जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रही है, तो जो ये पिन ए होगी आपके पास, ये वाली आउटपुट पिन ए, ये कॉपर के साथ, कॉपर का जो भी पैच होगा उसके साथ कनेक्शन में आएगी और पल्स जनरेट करेगी। फिर क्या होगा, थोड़ी सी और रोटेशन होगी, तो जब इसमें फिर जरा ज्यादा क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, तो क्या होगा कि पिन बी जो नीचे लगी हुई है ये भी आ जाएगी कॉपर के साथ कनेक्शन में, तो ये एक हाई पल्स जनरेट करेगी। जब दोनों कांटेक्ट में आ जाती हैं तो हाई पल्स जनरेट होती है, जब एक पिन कांटेक्ट में आती है तो सिर्फ नॉर्मल लेवल की पल्स जनरेट होती है। अब इन पल्सेस को जब आप 1 सेकेंड में काउंट करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये रोटेशन मिल जाएंगी आपको पर सेकेंड। ये था। अब शार्प एनकोडर में ये जो हमने इसको डिवाइड किया 6 से क्यों किया है, क्योंकि 6 आपके पास कॉपर पैचेस हैं एट रेगुलर इंटरवल। अच्छा, तो ये आपके पास रोटेशन आपको मिल जाएंगे कि जो भी जिस भी चीज की आप स्पीड मेजर करना चाह रहे हो वो पर सेकंड आपको कितने रोटेशन दे रहा है। अगर आपके पास कोई डिफरेंट शाफ्ट एनकोडर होगा और उसमें नंबर ऑफ कॉपर पैचेस डिफरेंट है, ठीक है, ये तो जर्नल उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, तो आपने उसी नंबर से उसको डिवाइड करना है और वर्किंग इसी तरह होगी, ठीक है। अच्छा, और अगर आपने उसकी एंगुलर स्पीड कैलकुलेट करनी है कि इसकी क्या एंगुलर स्पीड है, तो एक पल्स आउटपुट इज इनफ, ठीक है। तो उस पर आप कैलकुलेट कर लें, तो जो भी आपके पास रिजल्ट जनरेट होगा, इट वुड बी इनफ फॉर द रिस्पॉन्स। अब आपने अगर इनकी जैसे क्लॉकवाइज में देखें, ये जीरो फिनोमेना हो रहा है, फिर ये जो है आपके पास 1 हो रही है, फिर 0 हो रही है, फिर 1 हो रही है। अगर आपने क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, डायरेक्शन देखने के लिए आपके पास दोनों पल्सेस यानी कि ए और बी का कांटेक्ट में होना बहुत जरूरी है। अगर आप डायरेक्शन देखना चाह रहे हैं, डायरेक्शन किसकी, जो भी आउटपुट जनरेट कर रही है उसकी, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट करिए या लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज करिए, उसके लिए जरूरी है कि आपकी कॉपर प्लेट के साथ आपकी दोनों पिन का कनेक्शन हो, और दोनों जो है आपस में किस तरह होंगी, 90 डिग्री आउट ऑफ फेस होती हैं। और अगर दोनों जो है आपके पास ऐसा हो कि दोनों पल्सेस जो हैं वो एक ही एज पे जाके जो है आपके पास सिग्नल जनरेट कर रही हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन जनरेट हो रही है, डिफरेंट जो है, 1 सेकेंड। अगर हाँ जी, अगर ये दोनों पल्सेस आपके पास जो पल्स का एज आ रहा है उस पे दोनों सिग्नल्स जो है वो आउटपुट जो दे रहे हैं दैट इज डिफरेंट, यानी कि अगर एक दफा पे आपका जब पॉइंट इन कांटेक्ट आया विद योर कॉपर पैच, जो आपके पास ए आउटपुट है वो 0 आ रही है और बी आउटपुट जो है वो 1 आ रही है, ठीक है। तो इस तरह का मोशन हो रहा है कि जब ए आउटपुट 1 होती है तो बी आउटपुट जो है वो 0 आती है, जब पहली वाली 0 होती है तो दूसरी वाली 1 होती है, बिल्कुल वैसे जैसे अगर आप देखें ये इसमें हो रहा है, ये वाले पैच में आ रहा है, यानी कि इन अदर वर्ड्स 90 डिग्री आउट ऑफ फेस। तो ये वाला जब काम हो रहा होगा तो इसका मतलब है कि आपके पास क्लॉकवाइज मोशन हो रही है। और अगर आपके पास इस तरह का मैकेनिज्म हो रहा है कि जब वो कॉपर जो है कॉपर पैच के साथ 0 पे आती है, कनेक्ट करती है, और दूसरी पिन बी 0 पे ही
लैच हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है, दोनों का पैटर्न एक जैसा आ रहा है, तो आउटपुट आपके पास क्या आ रही होगी, दैट वुड बी काउंटर क्लॉकवाइज। अच्छा, इसके बाद जो हमने वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर को देखेंगे, कोई एंगल स्पीडोमीटर होंगे और कुछ थोड़े से और डिफरेंट तरह के आपके पास रोटेशनल एंड लीनियर ट्रांसड्यूसर्स होंगे। लेकिन आई थिंक आज के लिए इसको हम यही कंक्लूड करते हैं और थोड़ा सा हम इसको स्किम कर रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने पढ़े हैं। हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि मोशन बहुत डिफरेंट तरह की हो सकती हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इट कैन बी ट्रांसलेशनल, इट कैन बी रोटेशनल, और दोनों को मेजर करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, हार्मोनिक भी हो सकती है, शॉक भी हो सकती है, काफ़ी तरह की होती हैं। ट्रांसलेशनल वायर वाले क्या कर रहे होते हैं, उसमें प्राइमरी ट्रांसड्यूसर भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर जो होते हैं मोशन के केस में, अगर वो ट्रांसलेशन मोशन है तो वो डायरेक्टली आउटपुट डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में दे रहे होते हैं, और अगर सेकेंडरी होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो किसी और टर्म्स ऑफ कंडीशंस में डिस्प्लेसमेंट को मेजर करके दे रहे होते हैं। अच्छा, अब आपके पास फिर हमने देखे स्टार्ट ऑफ किया मैकेनिकल स्विचेस से। मैकेनिकल स्विचेस क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जो है आपके पास कन्वर्ट कर रहे होते हैं डिस्प्लेसमेंट को। इनमें हमने बताया था कि बाउंसिंग का फिनोमेना होता है कि रिपीटेटिव मेजरमेंट्स की वजह से इट इज नॉट एबल टू टॉगल बिटवीन वन टू अदर मोड, और उसको ठीक करने के दो तरीके होते हैं, थ्रू सॉफ्टवेयर एंड थ्रू हार्डवेयर। उसके डिफरेंट साइजेस, शेप्स और चीज़ें मौजूद हैं। फिर एक बहुत कॉमन इज द रेजिस्टिव पोटेंशियोमीटर, जिसमें चेंज ऑफ रेजिस्टेंस की वजह से आप आउटपुट को मेजर कर रहे होते हो। अगर आपके पास दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में रेजिस्टेंस जो है वो स्लाइड डाउन कर रही है तो वो फॉर ट्रांसलेशनल होती है। अगर रोटेशन को मेजर करने के लिए आपने यूज़ करनी है तो इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अ नॉब, ठीक है। और ये काफ़ी पॉपुलर हैं, और हमने देखा कि लीनियर और नॉन लीनियर पोटेंशियोमीटर में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। ये चीज़ें देखी, और फिर हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांसड्यूसर का वर्किंग फिनोमेना देखा, विच इज़ द लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, और उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा, आउटपुट देखी, और उसकी डिफरेंट रेंजेस को डिस्कस किया कि किन उसमें अवेलेबल है और मार्केट में किस शेप्स में अवेलेबल है। फिर हमने शाफ्ट एनकोडर का देखा, ये एक था जो आर्डिनो के साथ कंपैटिबल था। इसकी वर्किंग देखी कि इसके अंदर कैसे कॉपर पैचेस लगे होते हैं, दो पिन्स होती हैं आउटपुट की, और दोनों आउटपुट पिन्स अगर आपके पास जो है वो पल्स जनरेट कर रही हैं विद कॉपर एज एन इनपुट, कॉपर पैच के साथ, और दोनों जो हैं अगर जो पल्सेस चेक हो रही हैं वो सेम पॉइंट पे हो रही हो, यानी ए भी अगर 0 पे है और बी भी अगर 0 पे है, और ए भी अगर 1 पे है तो बी भी अगर 1 पे है, तो वो जो मोशन जनरेट कर रहा होगा दैट वुड बी काउंटर क्लॉकवाइज। और अगर एक जो है वो 0 पे है और दूसरी जो है 1 पे है, और अगर एक 1 पे है और दूसरी 0 पे है, अगर इस तरह मोशन जनरेट हो रही होगी तो दैट वुड बी क्लॉकवाइज मोशन, ठीक है। तो आज हमने यहीं पे टर्मिनेट किया। इसके बाद आगे कुछ और कैटेगरीज हैं सेंसर्स की जिनको हम डेप्थ में डिस्कस कर लेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। सो फॉर टुडे इट्स इनफ, आई होप यू रीड इट, और फिर जो भी टाइम ड्यूरेशन आपको दी जाएगी इस लेक्चर को गो थ्रू करने के लिए, प्लीज़ उसको मीट कीजिएगा ताकि टाइमली आपकी अटेंडेंस भी लग जाए, ठीक है। गुड लक, ओके, अल्लाह हाफिज़।